कोस्ट कुछ मेरे बारे में जान लेते हैं। तो मेरा नाम सत्य केजरीवाल। बाय प्रोफेशन आई एम ए चार्टर्ड अकाउंटेंट। मैं इंडिया से हूँ। मैं फिलीपींस, ऑस्ट्रेलिया में रह चुका हूँ, काम कर चुका हूँ। प्रोजेक्ट मैंने मेनली ऑस्ट्रेलिया, साउथ ईस्ट एशिया, इंडिया और यूएस में किए हैं। रिसेंटली मैंने एक बुक लिखनी शुरू की थी। नॉट रिसेंटली, एक्चुअली मैं 4 साल से लिख रहा था, तो अभी थोड़ा थोड़ा करके अभी वो 4 साल बाद फिनिश होने वाली है। तो आई विल बी रिलीजिंग दैट बुक वेरी सून, नेक्स्ट month. After this session, if you have any question about landed cost or in general about D365, feel free to email me on this email ID. I also have a blog. If you want to go through my blogs, there are a few blogs I generally write. One blog in a month, kind of. You can also follow me on LinkedIn. Right. So this was something, some brief about myself. Okay. So let's talk about landed cost now. Okay. What is landed cost? Why is it required? Let's deal with these two definitions or these two questions first. What is landed cost? तो लैंडेड कोस्ट होता क्या है? ये बहुत ही बेसिक एक कॉन्सेप्ट है अकाउंटिंग का या कोस्टिंग का हम कहें या लॉजिस्टिक का। तो जब भी आप कुछ परचेज करते हो किसी वेंडर से, और वेंडर मान लो है वो चाइना में या यूएस में और आप बाय कर रहे हो ऑस्ट्रेलिया में, तो परचेज प्राइस के अलावा आपको फ्रेट, इंश्योरेंस और बहुत से ऐसे खर्चे देने होते हैं, बहुत से चार्जेस देने होते हैं विच आर not basically part of your like not directly linked to the purchase order prices, because container cost है, जैसे container cost या freight cost, it's per container, it's not per purchase order or not per item. ठीक है। ऐसे इंश्योरेंस है, इंश्योरेंस भी की वैल्यूएशन जो होती है वो बेस्ड ऑन द वैल्यू ऑफ द इन्वेंट्री होती है। ठीक है। तो यू कैन नॉट इजीली अप्लाई दिस ऑन द परचेज ऑर्डर चार्जेस। तो why is it required? इसकी रिक्वायरमेंट है because see, I am a chartered accountant. I have seen these people struggling in this area very much. तो इसकी रिक्वायरमेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स या इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स या इन जनरल आप बोले तो आईएफआरएस के हिसाब से आपकी जो स्टॉक की कॉस्टिंग है दैट शुड बी परचेज प्राइस प्लस ऑल द कॉस्टिंग, फ्रेट, इंश्योरेंस और स्टोरेज ऑन द पोर्ट, जो भी आप चार्जेस पे करते हो जब तक कि इन्वेंट्री आपकी वेयरहाउस में लैंड ना कर जाए। तो इसको लैंडेड कोस्ट इसलिए कहा जाता है कि इट इज बेसिकली ऑल द कोस्ट इनकर्ड टिल द पॉइंट इट इज लैंडिंग इन द वेयरहाउस। ठीक है। उसके बाद में जो भी खर्चा होगा वेयरहाउस में लैंड करने के बाद में, जैसे आप कोई रेंट पे कर रहे हो वेयरहाउस का या सेलिंग एक्सपेंस आप पे करते हो, कोई इलेक्ट्रिसिटी पे करते हो, तो दैट इज नॉट लैंडेड कॉस्ट एट ऑल। दैट यू कैन नॉट लोड दैट cost to the inventory cost. ठीक है। Why is it required? तो आप ये समझ ही गए होंगे कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स या आपकी जो कॉस्टिंग मॉडल जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से आपको चाहिए। व्हाट इज शिपमेंट, कंटेनर, फोलियो, ये कॉन्सेप्ट कुछ है जो मैं चाहता हूँ कि आप उससे अवगत हो जाएं, आप which you make yourself aware of, and we will be talking about these very soon. What is FOB? FOB ये टर्म है डिलीवरी टर्म्स में आती है। बहुत सारे कंसल्टेंट जिनको पता नहीं होता है, तो इसलिए मैंने स्पेशली यहाँ पे डाला है कि एफओबी होता क्या है। एफओबी एक डिलीवरी टर्म है एंड देयर आर मोर डिलीवरी टर्म्स लाइक सीआईएफ एंड देयर कैन बी वेरिएशंस ऑफ दीज टू, राइट। फ्री ऑन बोर्ड बेसिकली एफओबी, इसका मतलब होता है कि जैसे ही आपकी शिपमेंट मान लो चाइना से निकलती है, ओनरशिप उस शिपमेंट की आपकी हो जाती है, बायर की हो जाती है। ठीक है। उसके बाद का जो खर्चा है सारा बायर को देना होता है। ठीक है। तो दिस इज द मेन रीजन दिस लैंडेड कॉस्ट मॉड्यूल केम इन द पिक्चर। एक तो चलो इसके बारे में और डिटेल में बात करेंगे इसके बाद में, पर एज ए कंसल्टेंट एफओबी जब भी आपको कोई
आपका यूजर बोलता है कि दिस डिलीवरी टर्म्स इज एफओबी, सो डोंट गेट कंफ्यूज्ड. So just go to Google, read about this. Just go to Google, read about shipment, container, folio image में जाके देखिए कि कंटेनर होता है क्या है, शिपमेंट होता है. इवन इफ यू हैवंट सीन द कार्गो या कंटेनर रियल लाइफ में, आप गूगल पे जाके सब कुछ देख सकते हैं. मतलब so that you can relate to those concepts easily. सिनेरियो की बात करें कि लैंडेड कोस्ट से क्या पॉसिबल है. इट्स लिटिल बिट बोरिंग राइट नाउ, बट आई विल बी टेकिंग यू इन द सिस्टम एंड आई विल शो यू एवरीथिंग लाइव इन द सिस्टम नाउ. तो बहुत जल्दी से बात कर लेते हैं इसकी कि ये एक बार छोड़ी, मैं अगली स्लाइड में इसको डिटेल में बात करेंगे. टॉप 3 फीचर्स ऑफ लैंडेड कोस्ट. तो जो भी पिछली स्लाइड पे विच आई मिस्ड, I'm covering it here as my top 3, like my best pick or what I see, like कि जो भी possible नहीं था landed cost आने से पहले और अब possible है. ठीक है, सबसे पहला invoicing of PO lines before receiving. तो ये आपको पता है कि D365 में और in any ERP for that reason, आप पीओ की इनवॉइसिंग या ऑर्डर की इनवॉइसिंग रिसीविंग से पहले नहीं कर सकते, राइट. पर लैंडेड कोस्ट आने के बाद में आप ये पॉसिबल है, आप इनवॉइस कर सकते हो पीओ को बिफोर रिसीविंग, एंड आई विल टेल यू हाउ एंड व्हाई. ओके, ट्रैकिंग ऑफ शिपमेंट. आपका जब शिपमेंट रास्ते में है, आप उसको ट्रैक कर सकते हो. यू कैन अपडेट द डेट्स, और जैसे ही आप डेट अपडेट करते हो शिपमेंट के अंदर जितने भी परचेज ऑर्डर की लाइंस हैं, उसकी एस्टिमेटेड डिलीवरी डेट अपने आप चेंज हो जाती है, विच इज लाइक वेरी ब्यूटीफुल फीचर ऑफ दिस मॉड्यूल. ठीक है, इसको भी हम सिस्टम में लाइव देखेंगे. एडजस्टमेंट ऑफ इन्वेंटरी कॉस्ट बेस्ड ऑन एक्चुअल चार्जेस. ओके, दिस इज द अल्टीमेट गोल ऑफ लैंडेड कोस्ट. हम लैंडेड कोस्ट प्रोसेस की शुरुआत करते हैं एस्टिमेटेड कोस्ट से, कि जब शिपमेंट स्टार्ट होता है तो हम बोलते हैं कि चलो $3,000 लगेगा फ्रेट का, 1,000 लगेगा इंश्योरेंस का. पर जैसे आप शिपमेंट पहुंचता है, योर एक्चुअल कोस्ट कैन बी डिफरेंट फ्रॉम द एस्टिमेटेड कोस्ट. तो जो डिफरेंस है उसकी भी कोस्टिंग होनी चाहिए, उसकी भी कोस्टिंग इन्वेंट्री पे जानी चाहिए. ठीक है, हाउ सिस्टम हैंडल्स इट, that's again a very beautiful feature, beautifully developed thing in the system, again which was not possible before. Okay, तो अभी हम जो मैंने बात की उसको फिर से देख लेते हैं एंड टू एंड, और इसी को हम एक एग्जांपल के साथ में सिस्टम में देखेंगे. I'll spend maybe 5-10 minutes about on this process, and next 20 minutes in the system in live demo, and then we'll take your questions if you have any. Okay, so as you know, process starts with creation of the purchase order. Okay, purchase order तो मेरा जो एग्जांपल है जो भी लाइव में बनाने वाला हूँ, परचेज ऑर्डर जो बायर है, बायर ऑस्ट्रेलिया में है, मेलबर्न में, एंड सेलर है, ही इज इन यूएस, लॉन्ग बीच. ओके, तो ये शिपमेंट बेसिकली स्टार्ट होगा अमेरिका से और विल बी रीचिंग ऑस्ट्रेलिया, राइट. राइट, सो प्रोसेस स्टार्ट फ्रॉम परचेज ऑर्डर. तो परचेज ऑर्डर बनाया वेंडर के नाम का, जो कि अमेरिकन वेंडर है. उसके बाद में क्या होगा जी, उसके बाद में जैसे आपने मान लो 2000 क्वांटिटी का परचेज ऑर्डर बनाया, ठीक है, तो इट्स नॉट रियली नेसेसरी कि 2000 क्वांटिटी या पूरा स्टॉक आपका एकदम से रेडी हो जाए. तो जितना भी स्टॉक रेडी है, जितने भी मान लो 10 परचेज ऑर्डर हैं, 10 के 10 परचेज ऑर्डर में से कुछ लाइंस, कुछ क्वांटिटी जो भी अवेलेबल है शिपमेंट के लिए, दैट यू कैन लोड ऑन दिस शिपमेंट. तो अगेन जो नए कंसल्टेंट हैं, जो बोल रहा था कि व्हाट इज शिपमेंट, व्हाट इज कंटेनर, तो यहाँ देख सकते हैं कि ये शिपमेंट है, या वॉइस, इसको हम वॉइस बोलते हैं इसमें लैंडेड कोस्ट मॉड्यूल में. और ये कंटेनर्स हैं जिसके अंदर जो बहुत छोटे छोटे दिख रहे हैं, पर एक्चुअल में बहुत बड़े कंटेनर होते हैं. ठीक है जी, तो ये शिपमेंट स्टार्ट हो गया. इसके बाद में
जैसे शिपमेंट स्टार्ट हुआ, जो मैंने पहले कहा था FOB मीन्स फ्री ऑन बोर्ड, एज पर द कॉन्ट्रैक्ट विद द वेंडर बोलता है कि जैसे ही मैंने शिप कर दिया, मेरी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, यू आर द ओनर ऑफ दिस होल शिपमेंट। ठीक है, तो इसलिए इट इज रिक्वायर्ड फ्रॉम अकाउंटिंग परस्पेक्टिव कि मैं इसको इनवॉइस कर दूं इस स्टेज पे। ठीक है, तो यहाँ पे आप इनवॉइस करेंगे, जो पहले कह रहा था कि इनवॉइसिंग बिफोर रिसीविंग। ठीक है, तो दिस इज ए न्यू फीचर। यहाँ इनवॉइस होएगा, अकाउंटिंग वाइज लायबिलिटी आपकी क्रिएट हो जाएगी वेंडर के नाम पे, इन्वेंट्री डेबिट हो जाएगी। पर इन्वेंट्री रिसीव नहीं होगी, बट यू कैन स्टिल सी द इन्वेंट्री कहाँ पे, गुड्स इन ट्रांजिट वेयर हाउस में। एक गुड्स इन ट्रांजिट वेयर हाउस बनाना पड़ता है, बेसिकली इट्स अ वर्चुअल वेयर हाउस, या हम बोल सकते हैं कि जैसे ये शिपमेंट दिख रहा है, यही आपका वेयर हाउस है। ठीक है, तो इन्वेंट्री आपको दिखेगी कि इस वेयर हाउस में है नेक्स्ट 2 मंथ या 1 मंथ, जितने भी टाइम में शिपमेंट में है। ठीक है, तो इसके बाद में आप इन्वेंट्री देख सकते हैं गुड्स इन ट्रांजिट वेयर हाउस में। ओके जी, इसके बाद again you can relate to this picture. This picture is from the Suez Canal. If you remember, एक पिछले दिनों में एक आपका बहुत बड़ा शिप फंस गया था स्विस कैनल में, जिसकी वजह से पूरे वर्ल्ड का सप्लाई चेन हिल गया था। ठीक है, तो दिस इज वेरी कॉमन। तो ये तो बहुत ही एक यूनिक एग्जांपल था, पर जनरली 5-10 दिन का डिले इज वेरी कॉमन इन शिपमेंट। ठीक है, तो जो मैं पहले बोल रहा था कि ट्रैक द वॉइस, ट्रैक द शिपमेंट, अगर आप शिपमेंट पे जाके डेट अपडेट कर देते हो, तो आपके सभी लाइंस की एस्टिमेटेड डिलीवरी डेट अपने आप अपडेट हो जाती है। इसके बाद जब वो शिपमेंट पहुंचता है ऑस्ट्रेलिया, यू रिसीव द वॉइस ऑन द डेस्टिनेशन पोर्ट। तो रिसीविंग यहाँ पे है, इनवॉइसिंग यहाँ पे है, तो दिस इज बेसिकली रिवर्स। अब क्या होगा, हम एक्चुअल वेंडर का इनवॉइस तो पहले प्रोसेस कर चुके हैं, देयर इज नथिंग पेंडिंग हियर, बट कुछ इनवॉइस अभी भी पेंडिंग होंगे, जो कि रिलेटिंग टू फ्रेट एंड इंश्योरेंस एंड अदर चार्जेस, फ्रेट फॉरवर्डिंग चार्जेस जो भी होते हैं। ठीक है, तो क्योंकि पहले हमने एस्टिमेशन किया था इस टाइम पे, अब हम एक्चुअल इनवॉइस लेंगे, तो हो सकता है वो इनवॉइस डिफरेंट हो, अमाउंट अलग हो, तो उसका भी जो डिफरेंस है दैट शुड बी लोडेड ऑन द इन्वेंट्री कॉस्ट। ठीक है, okay. So before we jump into D365 Lite demo, you must be thinking कि यार इससे पहले हम कर कैसे रहे थे, इससे पहले हम हैंडल कैसे कर रहे थे। तो आई एम इन दिस इंडस्ट्री सिंस लास्ट 15 years। तो जैसे हमने इसको हैंडल किया है लैंडेड कोस्ट कॉन्सेप्ट को, बिकॉज अकाउंटिंग वाइज एवरीबडी नीड्स लैंडेड कोस्ट। तो मॉड्यूल अभी आया है, पर लोग पहले से भी कर रहे हैं, कैसे ना कैसे मैनेज कर रहे हैं। तो जैसे हम करते थे टू एस्टिमेट द कॉस्ट एंड एलोकेट द कॉस्ट, हम परचेज ऑर्डर पे चार्जेस का कॉन्सेप्ट यूज करते थे। तो परचेज ऑर्डर जैसे बनता था, परचेज ऑर्डर पे चार्जेस अपने आप ऑटो कैलकुलेट होते थे और एलोकेट हो जाते थे। पर अगेन देयर इज अ लिमिटेशन की बहुत लिमिटेड वहां पे अपॉर्शनमेंट की मेथड है, और एक इट यू कैन नॉट एडजस्ट द चार्ज एक्चुअल चार्जेस लेटर ऑन। ठीक है, बहुत ही कम्बरसम प्रोसेस है विदाउट, इफ यू डोंट वांट टू गो इनटू कस्टमाइजेशन। दूसरा ओनरशिप लेने के लिए, कि जैसे मैंने पिछले में बात की कि यहाँ पे जब इनवॉइसिंग करते हैं तो ओनरशिप ट्रांसफर्स, तो ओनरशिप लेने के लिए हम क्या करते थे कि उस पीओ को रिसीव कर लेते थे एक वर्चुअल वेयर हाउस में, उसके बाद में वहां से ट्रांसफर ऑर्डर बना के हम ट्रांसफर करते थे। ठीक है, that's how we used to handle, and I know you guys also must have done similar things. Okay, नेक्स्ट लैंडेड कॉस्ट वर्सेस ट्रांसपोर्टेशन मॉड्यूल। एक क्वेश्चन आता है, जो भी आप में से ट्रांसपोर्टेशन मॉड्यूल के एक्सपर्ट हैं, दे माइट बी नाउ थिंकिंग कि यार ट्रांसपोर्टेशन मॉड्यूल भी थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ ऐसा करता है। ठीक है, तो माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट पे जाके आप देखेंगे docs.microsoft पे, तो माइक्रोसॉफ्ट ने एक बहुत अच्छा कंपैरिजन दिया हुआ है कि लैंडेड कॉस्ट में क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है, और टीएमएस में क्या था, ट्रांसपोर्ट में क्या था। और
ये तो सब कहानी है, मतलब यू कांट शो दैट टू क्लाइंट, डेफिनेटली यू कैन, बट क्लाइंट विल से कि हाँ मेरे को इससे क्या फाइनल कंक्लूजन क्या है, विच मॉड्यूल शुड आई यूज, टीएमएस और लैंडेड कॉस्ट। तो उसका आंसर है माइक्रोसॉफ्ट ने दिया हुआ है कि लैंडेड कॉस्ट फॉर इनबाउंड ऑपरेशन, कि जब इनबाउंड जब कर रहे हो, जैसे परचेज कर रहे हो अमेरिका से ऑस्ट्रेलिया, तो यू शुड यूज लैंडेड कॉस्ट, और टीएमएस आप आउटबाउंड ऑपरेशन के लिए यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो लाइक बोथ कैन को एग्जिस्ट, बोथ द मॉड्यूल्स, पर आई थिंक इनके रोल डिवाइड हो गए हैं। ठीक है, लैंडेड कॉस्ट डेफिनेटली विल नॉट वर्क फॉर आउटबाउंड। Okay, so let's talk about very like after all these concepts कि हम लैंडेड कॉस्ट को अब इनेबल कैसे करेंगे, क्योंकि लैंडेड कॉस्ट जनरली आपको दिखेगा नहीं, इसको आपको इनेबल करना पड़ेगा। तो एज यू नो कि फीचर मैनेजमेंट करके एक वर्क स्पेस है, वहां पे जाके आप नए नए फीचर एक्सप्लोर कर सकते हैं और आपको इनेबल करना पड़ेगा उस फीचर को। तो लैंडेड कॉस्ट भी एक इट केम एज ए फीचर, तो यू कैन इनेबल इट देयर। एंड उसके बाद में एक लैंडेड कॉस्ट मॉड्यूल के अंदर जाके देन यू हैव टू एक्टिवेट दिस शो लैंडेड कॉस्ट फीचर्स। तो इसके बाद लैंडेड कॉस्ट से रिलेटेड फील्ड्स आपको परचेज ऑर्डर पे दिखने लगेंगे हर जगह। डिलीवरी टर्म्स में एक नया रेडियो बटन टॉगल बॉक्स है, गुड्स इन ट्रांजिट मैनेजमेंट। तो उस डिलीवरी टर्म्स जो हमने बात की फ्री ऑन बोर्ड, तो जो भी डिलीवरी टर्म्स आप यूज करेंगे उस परचेज के लिए, वहां पे आपको गुड्स इन ट्रांजिट एक्टिवेट करना पड़ेगा। ओनली देन दोज परचेज ऑर्डर विल बी पार्ट ऑफ योर लैंडेड कॉस्ट मॉड्यूल। इससे अगला एक और चेंज है वेयर हाउस पे। वेयर हाउस पर आपको एक गुड्स इन ट्रांजिट वेयर हाउस सेट करना पड़ेगा। बेसिकली दिस इज द वेयर हाउस जो विच विल होल्ड द इन्वेंट्री फॉर दोज 2 months जब वो इन्वेंट्री इन ट्रांजिट है। ठीक है, एक अंडर डिलीवरी वेयर हाउस रिक्वायरमेंट है, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। फिर एक फाइनेंस कंसल्टेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट थिंग इज कि 2 नए पोस्टिंग प्रोफाइल हैं, सेकंड वन यू कांट सी हियर व्हिच इज फॉल अंडर परचेज ऑर्डर टैब अंडर पोस्टिंग। इसके अलावा भी कुछ कुछ सेटअप हैं, आई विल नॉट गो इन डिटेल ऑफ एवरीथिंग। कॉस्ट टाइप बनाना पड़ेगा, जो भी फ्रेट इंश्योरेंस जो भी चार्जेस लगते हैं वो आपको डिफाइन करने पड़ेंगे। क्लियरिंग अकाउंट डिफाइन करना पड़ेगा। शिपिंग कंटेनर जो भी शिपिंग कंपनी है दैट विल बी वेंडर मास्टर पे ये सेटअप है कि ये वेंडर शिपिंग कंपनी है। ओके, और ये सबसे इम्पोर्टेंट सेटअप है लैंडेड कॉस्ट का, जहाँ पे आप बोलते हो कि इसको बोलते हैं ऑटो कॉस्ट सेटअप, कि अगर कुछ भी इन्वेंट्री या कोई भी शिपमेंट इस पोर्ट से यूएस लॉन्ग बीच से ऑस्ट्रेलिया मेलबर्न अगर ट्रेवल करता है, तो बाय डिफॉल्ट ये दोनों कॉस्ट इस पे लगा दे। तो फ्रेट 3000 का फ्रेट लगा दे एंड 5% ऑफ द अमाउंट एज ए इंश्योरेंस लगा दे। ठीक है, तो ये आप एज ए टेम्पलेट भी डिफाइन कर सकते हो कि इस पोर्ट से उस पोर्ट पे अगर कुछ भी जाता है तो ये कॉस्ट लगेगा। और भी बहुत से इसमें आप वैलिडेशन लगा सकते हो कि इस शिपिंग कंपनी से आएगा तो ये कॉस्ट होगा, और उस दूसरी शिपिंग कंपनी से आएगा तो कॉस्ट डिफरेंट होगा, which is very common thing. Okay, now as I said, we'll go in the system now and see a live demo. I have created a scenario here where we have 2 items, right? And purchase order quantity 2000 4000, I'm shipping half of the quantity. Again, very valid scenario कि पूरा का पूरा purchase order ship नहीं होगा कभी भी most probably, और इसलिए हम कुछ कुछ क्वांटिटी वहां से पिक करेंगे और लेंगे पीओ से और इसको शिप करेंगे वहां से। ठीक है, शिपिंग का वॉल्यूम इतना है जो कि रेशियो 1:4। रेशियो क्यों चाहिए आपको, क्योंकि जो भी फ्रेट या इंश्योरेंस की एलोकेशन है दैट कैन बी ऑन डिफरेंट बेसिस। तो हम इसकी बात करेंगे, जो मैंने यहाँ अच्छा इस पे बात कर लेते हैं ऑटो कोस्ट सेटअप पे। कि ऑटो कोस्ट सेटअप क्या होता है कि जैसे मैंने फ्रेट 3000 का फ्रेट है, फिक्स अमाउंट है, पर जो इसकी अपॉर्शनमेंट है दैट इज बेस्ड ऑन द वॉल्यूम ऑफ दोज आइटम्स, राइट, विच इज वेरी लॉजिकल, क्योंकि जो भी आइटम जितना स्पेस लेगा
उस रेशियो में आप उसको अपॉर्शनमेंट कर दो। ठीक है, ऐसे ही इंश्योरेंस है, इंश्योरेंस की परसेंटेज 5% है, पर अपॉर्शनमेंट जो होगी वो वैल्यू के बेसिस पे कर रहे हैं हम। Okay, so that's my example. Estimated shipping freight calculation, insurance is here, and apportionment is here in the ratio of 1:4, which is the shipping volume. Insurance is based on this 1:6, which is the shipping value ratio, and that becomes my landed cost. If you see, my shipping value was 600,000 here, right? So I add the freight 600, insurance 30,000, total cost becomes 6,600. ठीक है, 6,30,600। और ऐसे ही आपकी जो दूसरी आइटम है उसकी कॉस्ट इतनी हो जाएगी, वो सब। तो ये बेसिकली लैंडेड कॉस्ट का कॉन्सेप्ट है, बट दिस इज ए एस्टिमेटेड लैंडेड कॉस्ट। इसके बाद में जब एक्चुअल फ्रेट आता है, आपका एक्चुअल फ्रेट का इनवॉइस आएगा 4,000 का, जो एस्टिमेट आपने 3,000 किया था, पर 4,000 आता है, तो उसकी एलोकेशन करोगे तो 800 और 3200, जो कि अलग है 600 से और 2400 से। ठीक है, तो इसके बेस पे अब जब एक्चुअल कॉस्ट निकालो तो एक्चुअल कॉस्ट कैन बी डिफरेंट। नाउ देखो 6,30,800 जो कि डिफरेंट है 6,30,600 से। ठीक है, तो दैट्स द कॉन्सेप्ट ऑफ एडजस्टमेंट ऑफ द चार्जेस लेटर ऑन। Right, so let's go in system now. I have one purchase order ready. Right. तो ये मेरा एग्जांपल है, परचेज ऑर्डर नंबर 332। एक ही परचेज ऑर्डर मैंने दोनों आइटम डाले हुए हैं। तो प्रोसेस अगेन, लैंडेड कॉस्ट, ये आपका नया मॉड्यूल है लैंडेड कॉस्ट, जो कि फीचर मैनेजमेंट से एक्टिवेट करना है। तो सबसे पहला स्टेप है गो टू ऑल वॉइस। ठीक है, वॉइस इसको आप शिपमेंट भी बोल सकते हैं, और पूरा शिपमेंट बना रहे हो अभी, उसके अंदर कंटेनर बनेंगे। ठीक है, तो शिपमेंट यूएस टू ऑस्ट्रेलिया, बुकिंग रेफरेंस डाल दीजिए। वेसल स्टैंडर्ड डिफाइन कर सकते हो कि वेसल का टाइप क्या है, साइज क्या है, तो ओशन स्टार अगर हम डाल दें। वॉइस आईडी, जर्नी टेम्पलेट एक डिफाइन करना पड़ता है सेटअप। आई नॉट गो इन डिटेल ऑफ दिस, बट जर्नी टेम्पलेट बेसिकली से टॉक्स अबाउट कहाँ से कहाँ आपका शिपमेंट जा रहा है और क्या क्या एक्टिविटी होंगी इसमें। ठीक है, तो मैंने 4 एक्टिविटी डाली कि लोड कार्गो लोड करना पड़ेगा, फिर ये ट्रैवल करेगा फॉर फ्यू डेज, देन कस्टम होगा, फिर लोकल ट्रांसपोर्टेशन होगा ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, मोड ऑफ डिलीवरी 40, शिपिंग कंपनी जो मैंने कहा था कि वेंडर पे एक शिपिंग कंपनी डिफाइन करनी पड़ेगी। एंड दिस इज योर वॉइस सेटअप। ओके, वॉइस सेटअप बन गया है, हेडर। नाउ नेक्स्ट स्टेप विल बी टू लिंक द पीओ लाइंस, राइट? कौन कौन सी आइटम इसमें जा रही है। तो मेरा पीओ है 332, तो पीओ सिलेक्ट करता हूँ। अब एज आई सेड कि I'll not ship everything. In my example, my PO was 4,000 and 2,000 quantity. If you go to my PO 4,000, 2,000, I will just ship half of them. Okay, so I'll ship 2,000 from here, 1,000 from here. Okay, step, next step is add to staging list. Sorry, add to staging list and click on view staging list. तो बेसिकली यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं कि here you are, sorry, I looks like I shipped, I put all of them, but I'll not. तो मैंने सब कुछ डाल दिया है, पर we can always remove it. ठीक है, तो ये 2,000 1,000 क्वांटिटी है। Now I need to put these into container. अब container, it can go fit into one container, it can fit into multiple container, right? So now I'll put into one container just to keep it simple. Shipping container, I'll select this container type, 40 feet. Shipping date, let's say tomorrow. Number and click OK. ठीक है, ये मेरा शिपमेंट कंटेनर बन गया। अगर मल्टीपल कंटेनर होते तो आई कुड सी ऑल द कंटेनर्स इन दिस लिस्ट। ओके, लेट मी कम आउट ऑफ दिस एंड रिफ्रेश।
sorry, and refresh here. So this is my new shipment or new voice. Okay, at this stage, what will I do next? Next thing I can check is the voice cost. Automated cost कितना है? जो हमने पहले बात की थी 3000 फ्रेट था और 5% ऑफ द वैल्यू इंश्योरेंस था. But how much it becomes in total? I go to journal and click on cost inquiry. तो यहाँ मैं देख सकता हूँ कि ये मेरी एलोकेशन कैसे हो रही है. फ्रेट की एलोकेशन जैसे इसने की 600 and 2400, अगेन मेरे एग्जांपल से देखे हैं तो 600 and 2400 1 और 4 के रेशियो में दोनों आइटम में डिवाइड कर दिया इसने. और ऐसे ही इंश्योरेंस का भी एलोकेशन कर दिया 30,000 and 180 में. ठीक है, दैट्स हाउ इट इज एलोकेटेड. सो दिस इज एस्टिमेटेड कॉस्ट. ओके, नाउ next step is I'll go to voice, go to this voice update and click on document. So यहाँ पे ये चीजें कॉन्फ़िगरेबल है कि डॉक्यूमेंट रिसीव्ड एक स्टेटस अपडेट कर सकते हो कि डॉक्यूमेंट सारे रिसीव हो गए हैं. आई क्लिक ऑन इन ट्रांजिट, ये इन ट्रांजिट है. नेक्स्ट स्टेप है इनवॉइसिंग, ओनरशिप. शिपमेंट स्टार्ट हो गया है. नाउ यू कैन टेक ओनरशिप ऑफ दिस शिपमेंट. ठीक है, तो ये आपका दोनों आइटम यहाँ पे 1000 2000 क्वांटिटी. एंटर द इनवॉइस नंबर, इनवॉइस, update match status gets passed, hopefully. Passed. Or now you can invoice it. One important thing is the default, this status should be the ordered quantity here. Okay, by default it will show you the received quantity, जो कि normal behavior है. Then you have to change it to ordered quantity. Okay, now I can post it. By the time it's posting, let me open some other screens in the other tab so you can see what's the behavior accounting wise. Okay, so ये invoice हो गया तो status change to invoiced. Okay, let's open vendor master. तो invoice हो गया है. Now it is on the transit. Basically shipment start हो गया तो it will stay there for 1 month 2 months, right? Now next thing what will you do is you just track the dates. Okay, इस स्टेज पे लेट मी गो बैक टू द ओरिजिनल परचेज ऑर्डर. परचेज ऑर्डर पे भी कुछ मैजिक हुआ है. दैट्स अगेन अ वेरी गुड फीचर. तो जब भी आप परचेज ऑर्डर रिपोर्ट्स कुछ भी डेवलप करवा रहे हो तो इस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा आपको कि परचेज ऑर्डर की लाइंस यहाँ पे स्प्लिट हो जाती हैं. ठीक है, यू नो द परचेज डिलीवरी डेट शेड्यूल दैट कम इन द पिक्चर हियर. तो मेरा परचेज ऑर्डर नंबर है 332. Here you go. तो मैंने 2 लाइन बनाई थी यहाँ पे 2000 and 4000 की. बिकॉज आई शिप्ड ओनली हाफ ऑफ देम, इट स्प्लिट दैट लाइन इनटू 2, राइट. फर्स्ट लाइन को 4th and 5th में कन्वर्ट कर दिया इसने. और यहाँ पे इसने डेट भी अपडेट कर दी होगी. इफ यू गो टू द डिलीवरी, इसकी कोई कंफर्म डिलीवरी डेट नहीं है, पर दूसरी लाइन की अगर देखें तो इसकी एक डेट आ गई होगी जो कि अभी आएगी. लेट मी शो यू हाउ. If you go into the tracking in the voice tracking and click here, start date, you have to say this shipment started on 1st of August, right? तो सेटअप जब किया गया था इनका लेग्स का एंड एक्टिविटीज का बिहाइंड दिस जर्नी टेम्पलेट, वेयर वी डिफाइन द लीड टाइम कि ये शिपमेंट 37 डेज तक यहाँ पे होगा. 1 दिन लोडिंग में लगेगा, 3 दिन कस्टम में, 4 दिन लोकल में. तो इसके हिसाब से सिस्टम ने कैलकुलेट करके बोला कि 13 सितंबर को दिस शिपमेंट विल अराइव इन ऑस्ट्रेलिया, राइट. 13 सितंबर को. तो यही डेट आई नीड टू सी नाउ ऑन द पीओ लाइंस. ओके, इसको रिफ्रेश किया
Now click on this line. There is no date here. Click on this line. This shows me 13th of September, right? Similarly, on this line also you can see 13th of September. अगर मैं बोलूं कि अभी ये शिपमेंट क्या है, डिले हो गया है, ये स्विस कैनाल में फंस गया है, ठीक है, तो ये 8 सितंबर की बजाय हमारे हिसाब से 30 सितंबर को वहां पहुंचेगा, ठीक है। तो ये देखना कि ये 30 सितंबर से चेंज होके 5 अक्टूबर हो गया है। अब यहाँ जाऊं और अब रिफ्रेश करूं तो ये सभी डेट चेंज हो जाएगी। थर्ड लाइन चेंज टू 5 अक्टूबर। तो जब आप मास्टर प्लानिंग रन करोगे या कोई जो भी एटीपी कैलकुलेशन रन करोगे तो दिस विल बी वेरी हैंडी, दिस इज रिक्वायर्ड, right? Otherwise your master planning will fail. Okay, so this was about tracking. So you keep on updating these dates, it will keep on updating the POs. Now what next? You want to see the cost inquiry. We already seen the cost inquiry, we invoiced already. Now let me just show you quickly the invoice what invoice got posted, and then I'll show you the inventory transaction as well. Okay, तो मेरा वेंडर है datum. Here I go to the transactions. ट्रांजेक्शन में ये देखिए मेरा इनवॉइस कौन था मेरे को याद नहीं है. आई थिंक दिस वाज माय इनवॉइस, या लास्ट वन. ओके, इफ आई टेक द एग्जांपल, तो ये मेरा शिपिंग वैल्यू ये थी, मतलब मेरा वेंडर को लायबिलिटी मेरी 44.2 मिलियन की लायबिलिटी बनेगी, ठीक है, विच इज दिस. ओके, इफ आई क्लिक ऑन द वाउचर then you will see the other side of the other things as well. Excuse me guys. So this is again a very interesting thing. My liability is 4.2 million. My finished good inventory is not 4.2 million, right? Why? Because my freight insurance, which is 213,000, that's also added, right? So 3,000 my freight, 210 was my insurance, right? So that's added in my inventory. Okay, that becomes, so my inventory is debited with the full amount. My liability is created with 4.2 million. This amount for freight insurance, that goes in a clearing account for the time being, right? It will get cleared when I get the actual invoice for freight and insurance. Okay, so this was about invoicing. If I go to at this stage to see where my inventory is sitting, go to my on hand list and find out those items. Let's see just one of them. Let's say this one. Okay, so you can see there are two warehouses, one hand which is my main PO warehouse. This is my goods in transit warehouse. Okay, so my inventory is sitting at in this warehouse right now. Okay, if I click on transactions, here you can see, so there are more transactions I created this morning about this. So my 2000 inventory is sitting here. This is the value 3.78, which is 3.78 this one, right? So that's including my landed cost, my freight and insurance, right? That's the thing we want to see on the accounting and inventory side. Okay, so if this is clear, let's move to the next stage, which will be receiving in the warehouse, right? In the Australia warehouse. So receiving can be done using normal warehousing. Advanced warehousing is also supported in this landed cost. So mobile device and all, everything works. I'll go with the simpler one. So there is a button here, receive goods in transit. Okay, and you can select both, say okay, and that's received. Okay, as soon as it is received, you will see this moves out of the goods in transit warehouse and goes to your main warehouse. Okay, so your goods in transit is gone, and your main warehouse has more inventory now. Okay, 2000 arrives here. Okay,
So the inventory is received. Now the last step will be the receiving of the actual invoice of the freight and insurance. For that, again, it's a very big customization, I would say, done, which is a kind of unique customization. So yeah, ये tax invoice general बनाना पड़ेगा यहाँ पे, और you will select that freight forwarder और जो भी कंपनी आपको सर्विस प्रोवाइड कर रही है. तो मेरे केस में ये कंपनी थी this 1002. इनवॉइस डेट, अज्यूमिंग की इनवॉइस डेट इसकी ये है, टैक्स इनवॉइस नंबर इसका ये है, और मेरे एग्जांपल के हिसाब से एस्टीमेट मेरा 3000 का था, पर एक्चुअल इनवॉइस मान लो 4000 का आता है. ठीक है, तो 4000 का मैंने यहाँ पे एंट्री डाली, एंड देन इंटरेस्टिंग थिंग इज नाउ आई गो टू फंक्शन, सिलेक्ट वॉइस कॉस्ट. यहाँ पे मेरे को वॉइस सिलेक्ट करना है कि जो मेरा शिपमेंट का नंबर था, वॉइस का नंबर था, विच इज 9, एंड क्लिक ओके. Now another pop-up comes up. I will say कि ये कौन से चार्ज का एक्सपेंस आया. तो I will say कि फ्रेट का इनवॉइस आया मेरा, and how much is it? 4000 is it? I'm allocating whole 4000. So you can see this window here, remaining is nothing. Okay, click OK, and so 4000 I'm booking now, and click on post. As soon as I post, it will show me 2 lines here, debit and credit separately in 2 lines. Right, so that got split. Now we need to see the impact of this on the inventory. You can see before my inventory cost was this 3.7 million, which is this. After adjustment, that should change to 3.783. Before it was 3.782. Right, so let me refresh it. That goes change to 3.783. Right, and if you want to see the details, click details, how much in the original PO and how much is the adjustment. So you can see here, this is my original 3.6 is the original PO amount, and adjustment is 1.83. This adjustment is including this last adjustment, and also includes the freight and insurance both. Okay, so now my actual cost is also loaded on the item, right? That was the whole purpose of doing all these things. So my inventory is sitting at this value now. Okay, cool. So I think I'm done with my presentation. That was the whole end-to-end cycle. If you have any question, you can start pinging me here. Thanks, Satya. It was a great session, and I just recall my landed cost knowledge. मेरा एक सवाल था, ठीक है, जो कि मुझे क्लाइंट से ही पूछा, और it's a good opportunity to share at this stage. मुश्किल सवाल तो नहीं है जब हम नहीं मुश्किल सवाल नहीं है मेरे ख्याल में, वो मेरे ख्याल में एक डिस्कशन टाइप है सवाल से ज्यादा, ठीक है. तो वो माइक्रोसॉफ्ट किस तरह उसको देख रहा है, ये इसमें हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है. आंसर मुझे पता है, लेकिन मैं अभी भी कंफ्यूज्ड हूँ, ठीक है. आंसर बिल्कुल मुझे पता है, लेकिन मैं कंफ्यूज रहता हूँ उसमें. तो मैंने कहा एक ऐसे लैंडेड कॉस्ट के जो कंसल्टेंट है उनसे अगर मैं बात करूं. क्वेश्चन ये है कि जब हमारे पास हमने ये रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर्स हो गए और इनवॉइस हमने पहले बना ली, ठीक है, और वो गुड इन ट्रांजिट में हमारे गुड्स जा चुके हैं, ठीक है. उसके बाद जब हम इसको रिसीव करते हैं वेयरहाउस में 1 महीने बाद, ठीक है, तो मेरे जो क्लाइंट था उसने एक बहुत मासूमाना सवाल पूछा. उसने कहा कि जब मैं इसको रिसीव कर रहा हूँ तो क्या इस पे कोई डॉक्यूमेंट बनता है जब मैं कोई रिसीव कर रहा हूँ वेयरहाउस के अंदर? रिसीविंग का प्रोसेस तो वही है जैसे नॉर्मल रिसीविंग होता है. मतलब आप एएसएन की बात कर रहे हो कि एएसएन बनता है, उसके अगेंस्ट में रिसीव कर पाऊं? नहीं, मैंने जो देखा वो ये था कि जैसे हम जब इसको रिसीव करते हैं, ठीक है, तो हमारा नॉर्मल पीओ में तो जीएन का डॉक्यूमेंट बनता है, ठीक है. लेकिन जब मैं इसकी रिसीविंग कर रहा हूँ तो प्रोडक्ट रिसिप्ट का डॉक्यूमेंट नहीं बनता, ठीक है. हालांकि वो गुड इन ट्रांजिट से ट्रांसफर हो जाती है गुड्स मेरे वेयरहाउस के अंदर. तो क्या इसके अलावा कोई आपने अपनी पास स्टीम इम्प्लीमेंटेशन में कोई ऐसा डॉक्यूमेंट देखा जो कि मैं कस्टमर को रेफर कर सकूं कि यहाँ से जाके देखो, मैं ट्रांजेक्शन से जाके तो देख सकता हूँ, ठीक है. इसके बारे में आप मुझे कुछ बताएं कि आपने ऐसा कोई डॉक्यूमेंट देखा, या
मैंने भी एक्सप्लोर नहीं किया कि यहाँ पे वो डेफिनेटली वहां पे बनता तो होगा, पाथ माइट बी डिफरेंट जो आप बोल रहे हैं कि कहीं पे जाके बनता है, पर क्योंकि रिसीविंग तो ये नॉर्मल रिसीविंग है, ठीक है। आई एम नॉट श्योर एग्जैक्टली कि यहाँ पे बनता है कि नहीं बनता है, पर आइडियली बनता है, नहीं बनता हो तो बन सकता है अगर ठीक क्लाइंट को कुछ ऐसा चाहिए, तो आई हैवंट एक्सप्लोर्ड इट। ठीक। अच्छा, एक और मेरा सवाल ये था कि फॉर एग्जांपल हम जो है कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे जो थर्ड पार्टी वेंडर्स होते हैं, ठीक है, वो बहुत देर में हमें इनवॉइसेस भेजते हैं, ठीक है। तो एक पहले इनवॉइस आई, फिर हमारे पास फिर एक इनवॉइस आई, और एक ऐसे वक्त में इनवॉइस आई जब इन्वेंट्री वो बिक चुकी थी, वेरी ठीक है। गुड क्वेश्चन। तो आप फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से किस तरह आप इसको क्लाइंट को अपने प्रपोज करेंगे, क्या करे वो? वेरी गुड क्वेश्चन। तो यहाँ पे क्या होता है कि जब अगर इन्वेंट्री अगर वो बिक चुकी है, सेल हो चुकी है, तो डेफिनेटली आप उसकी कॉस्टिंग नहीं चेंज कर सकते, कोई उसका फायदा नहीं है चेंज करने का, ठीक है। तो सिस्टम कैसे हैंडल करता है उसको, क्लाइंट मतलब पहली बात तो आप वही बोलोगे कि यार जल्दी से जल्दी इनवॉइस आ जाए, वही अच्छा है, ठीक है। इस मुश्किलात में क्यों जाना है, मतलब कि एडजस्टमेंट करोगे। पर सिस्टम कैसे हैंडल करता है इसको कि जो इन्वेंट्री बिक चुकी है, मान लो जैसे 2000 में से 1000 बिक चुकी है, उसकी कॉस्ट को अफेक्ट नहीं करेगा, पर जो इन्वेंट्री है उसकी इन्वेंट्री पे वो प्रोपोर्शनेटली ऐड कर देता है कॉस्ट, जो भी एडजस्टमेंट है, ठीक है। और जो रिमेनिंग है जो बिक चुकी है उसको वो वेरिएंस में लेके चला जाता है, ठीक है। दैट्स हाउ सिस्टम वर्क्स। गुड। और वो फिर ईयर एंड पे आप फिर उसकी एडजस्टमेंट वेरिएंस से निकाल के अकाउंट पे फिर जिस पे भी पोस्टिंग करनी है आप वो पोस्ट कर सकते हैं। एग्जैक्टली वो अल्टीमेटली कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड हेड में ही आता है कहीं ना कहीं, वो कहीं ना कहीं नहीं जाएगा। मतलब जो अकाउंटेंट करते हैं कि उसको ग्रुपिंग कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड अकाउंट उसमें ही करके रखते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली है तो वो आपका कॉस्टिंग ही, ठीक है। तो वो कोई ट्रांसफर नहीं करते वो। सही सही सही। तो ये आपके पास जो है क्या कहते हैं, ये आपने एक बड़ा अच्छा फर्क बताया कि लोगों को, जो कि बड़ा मुझे बड़ा अच्छा लगा, जो आउटबाउंड ट्रांसपोर्टेशन को लिंक कर रहा है और इनबाउंड जो है वो लैंडेड कॉस्ट को कर रहा है। तो क्या लैंडेड कॉस्ट कभी ऐसा सिनेरियो आया कि आउटबाउंड के भी ऑर्डर्स डील कर रहा हो, या सिर्फ स्पेसिफिकली ट्रांसपोर्टेशन मॉड्यूल ही उसको डील करता है? लैंडेड कॉस्ट डेफिनेटली आउटबाउंड नहीं करता है, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन अगेन इस आई एम नॉट अ ट्रांसपोर्ट एक्सपर्ट, बट ट्रांसपोर्ट मैंने देखा है कि बहुत ही मुश्किल मॉड्यूल है कॉन्फ़िगर करने के लिए, एंड आई हैवंट सीन कि मैनी पीपल यूज इट, ठीक है। अगर जो ट्रांसपोर्टेशन जो आपके अगर लोग फ्लीट मैनेज करते हैं या आपके इंटीग्रेशन है फ्रेट फॉरवर्ड के साथ में, तो दे यूज इट, जो मिनिमम फ्रेट कैलकुलेशन करके किस फ्रेट फॉरवर्ड को वर्क को दिया जाए, उसके लिए वो जरूर यूज करते हैं। पर आई हैवंट सीन कि मेनी पीपल यूज इट इवन फॉर आउटबाउंड। इट्स अ कॉम्प्लेक्स थिंग, और कुछ ना कुछ वो थर्ड पार्टी सिस्टम यूज कर रहे होते हैं इंस्टेड ऑफ D365 TMS। सही सही सही। तो आप अब जो यहाँ पर आपने जो है, अगर मैं आपसे बात करूं जहां पर आप बेस्ड हैं ऑस्ट्रेलियन मार्केट में, इधर ज्यादातर मैंने देखा है कि चाइना से काफी इंप्लीमेंटेशन हो रही है लैंडेड कॉस्ट की। तो क्योंकि चाइना से इनकी इंपोर्ट ज्यादा है, तो इसी तरह कुछ ममालिक जैसे पाकिस्तान और इंडिया हैं, ये जैसे पाकिस्तान इंडिया से बहुत ज्यादा इंपोर्ट करता है और चाइना से इंपोर्ट करता है, तो उधर भी ये लैंडेड कॉस्ट की इम्प्लीमेंटेशन काफी स्टार्ट हो गई है क्योंकि लोगों ने अपने मॉड्यूल्स बनाए हुए थे। तो आपको कैसा एक्सपीरियंस रहा इम्प्लीमेंटेशन के दौरान इसका, कि आपको कैसा फील हुआ कि माइक्रोसॉफ्ट की ये प्रोडक्ट जो लैंडेड कॉस्ट का एड ऑन आया है, ये क्या आपके हिसाब से पूरी क्लाइंट की चीजों को कैटर करता है? नहीं, मेरे ख्याल से बहुत कुछ चीजें कैटर हो गई हैं। आई हैवंट सीन कि इसमें क्या अभी मिसिंग है, कोई हो सकता है अपॉर्चनमेंट का मेथड कुछ रह गया हो। मैं भी एक प्रोजेक्ट कर रहा हूँ, उसमें उसमें कुछ सिनेरियो आया था जो कि FOB की सिनेरियो नहीं था, दैट इज अ CIF सिनेरियो, लाइक कि बायर इज पेइंग फॉर इंश्योरेंस एंड फ्रेट, राइट। और उसका जो फ्रेट एंड इंश्योरेंस है दैट इज नॉट बेस्ड ऑन द शिपमेंट, दैट्स बेस्ड ऑन द कंटेनर पर कंटेनर। तो उसमें भी मतलब ये हैंडल कर लेता है, ठीक है उसको। और जैसे बड़े बड़ी हम मशीनरी
ऑर्डर करते हैं उसमें, ठीक है, हमारे क्लाइंट है बेसिकली, ही इज इंपोर्टिंग ट्रक्स फ्रॉम जापान, राइट। तो ट्रक को आप कंटेनर में नहीं डाल सकते, ठीक है। तो ट्रक तो ऐसे कंटेनर शिपमेंट के ऊपर ही ऐसे रखे हुए आते हैं, कंटेनर नहीं होता है, वो पूरे शिपमेंट के अंदर ही रखे होते हैं। तो इसमें कंटेनर इज ए मैंडेटरी स्टेप। आप पहले वॉइस बनाते हो, फिर आप कंटेनर में डालते हो आइटम्स को, ठीक है। तो उसको हमने मैप कर दिया कि यार कंटेनर आपको करना ही पड़ेगा। तो बोलते हैं कि जैसे इनवॉइस बनते हैं, एक शिपमेंट के 10 इनवॉइस हैं, मैंने कहा चलो इनवॉइस इज इक्वल टू 1 कंटेनर, तो मैंने उसको वैसे मैप कर दिया, ठीक है। तो अभी एक दो सिनेरियो ऐसे आए हैं, बट वी समहाउ हैंडल इट। अभी तो कुछ लगता नहीं कि देयर इज समथिंग आउटसाइड ऑफ दिस। दिस इज रियली ह्यूज। आई विल से कि जैसे इनवॉइसिंग करना पहले, और परचेज ऑर्डर की डेट्स अपडेट होना अपने आप, ठीक है, स्प्लिट हो जाना वो डिलीवरी डेट का, दैट्स रियली गुड। ठीक, शुक्रिया सत्या, बहुत बहुत। और एक आखिरी सवाल है मोहम्मद आमिर नाजिम का है हमारे पास, जो कि हाउ करेंसी एक्सचेंज इम्पैक्ट दिस प्रोसेस ड्यूरिंग इंटरनेशनल शिपमेंट। तो जब आप ये चार्जेस डिफाइन करते हो, तो वहां पे दैट कैन बी डिफाइंड ऑन एनी करेंसी, कि जैसे आप चाइना से कुछ ला रहे हो, तो हो सकता है कि फ्रेट फॉरवर्ड चाइना का हो, तो आपका ऑस्ट्रेलियन डॉलर में आपका मेन इनवॉइस है, पीओ है, आप फ्रेट इंश्योरेंस आप दे रहे हो चाइनीज युएन में, और कोई कॉस्ट आप मान लो अमेरिकन डॉलर में दे रहे हो, ठीक है। तो इट कैन हैंडल दोज डिफरेंट करेंसीज इन द चार्जेस लेवल, ठीक है। और करेंसी एक्सचेंज रेट आप डिफाइन कर सकते हो पैरामीटर में, एंड इट बेस्ड ऑन दैट इट विल टेक अप द एक्सचेंज रेट। ओके, और डेफिनेटली जब आपका एक्चुअल इनवॉइस आता है उस टाइम पे, तो वो जो स्पॉट रेट होगा वही वाला एक्सचेंज रेट लेगा वहां पे, ओके, ठीक है। तो मतलब नॉर्मल जैसे इनवॉइसिंग एक्सचेंज रेट होता है वैसे ही चलता है इसमें भी। सही सही। ओके Satya, thank you very much. It was really a pleasure here to host you, and you answered all the great questions as well. And thank you for coming to Hindi Bootcamp 2021. See you next time again. Thank you very much, Amar, for giving this opportunity. Hope कि ये हर साल होता है।